मॉर्निंग ऑल सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6 से लेके +2 तक के जो क्वेश्चन आंसर सीरीज है फॉर यूपीएससी पीसीएस ऑल इंडियन गवर्नमेंट एग्जाम। ओके, सो ये ऑफिसर चॉइस है, जिन्होंने ऑफिसर बनना है उनके लिए स्पेशली वीडियो है। ओके, सो इन वीडियो को बनाने के पीछे मेरा क्या मोटिव है, मैं ना इस कंटेंट के थ्रू जितने भी इंडिया में एग्ज़ाम होते हैं, ए ग्रेड से लेके डी ग्रेड तक के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सब के लिए कंटेंट वैलिड रहेगा। क्योंकि हम अगर एक स्पेसिफिक एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो और एग्ज़ाम ना हमसे छूट जाते हैं, तो उसी बेस पे मैंने ये बनाया है। ठीक है, आपकी मतलब ए ग्रेड से लेके डी ग्रेड तक के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं वो सारे इसमें कवर हो जाएंगे। और आपको तो पता है कि एनसीईआरटी से मतलब 80-90% क्वेश्चन पूछ ही जाते हैं। मेरा खुद का 7-8 सालों का एक्सपीरियंस है यूपीएससी स्टेट पीसीएस एंड स्टेट के जितने भी अनदर एग्ज़ाम्स होते हैं। सो अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ज़रूरतमंद लोगों तक यार पहुंचा दीजिएगा जिनको ज़रूरत है एक बेटर कंटेंट की। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। आज है लेक्चर नंबर 49 और क्वेश्चन 7001 से शुरू करते हैं। तो बाजार में नियम तथा विनियमों की आवश्यकता क्यों होती है? इसका उत्तर है बाजार सही ढंग से काम करे, इसके लिए नियम तथा विनियमों की आवश्यकता होती है। मुनाफे को अधिक से अधिक करना ही व्यवसाय का मुख्य लक्षण होता है। हो सकता है मुनाफे के फेर में ग्राहक के जीवन स्तर से समझौता होता हो। तो क्या क्वेश्चन है कि बाजार में नियम तथा विनियमों की आवश्यकता क्यों होती है? तो इसका उत्तर है बाजार सही ढंग से काम करे, इसके लिए नियम तथा विनियमों की आवश्यकता होती है। मुनाफे को अधिक से अधिक करना ही व्यवसाय का मुख्य लक्षण होता है। हो सकता है मुनाफे के फेर में ग्राहक के जीवन स्तर से समझौता होता हो। अगला प्रश्न है भारत में उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत किन कारणों से हुई? इसका उत्तर है भारत के व्यवसायियों में गलत काम करने की पुरानी परंपरा रही है। तो भारत में उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत किन कारणों से हुई? तो इसका उत्तर है भारत के व्यवसायियों में गलत काम करने की पुरानी परंपरा रही है। मतलब जो व्यवसायी थे वो गलत तरीके से व्यापार करते, इसीलिए उपभोक्ता आंदोलन इंडिया में शुरू हुआ। मतलब उपभोक्ता आंदोलन से जो है एग्जाम में क्वेश्चन आते ही रहते हैं, ठीक है, मैंने खुद भी फेस किए कई बार। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो अगला प्रश्न है भारत में उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत किन कारणों से हुई? भारत में जो व्यवसायियों के गलत काम करने की पुरानी परंपरा रही है, इसके कारण हुई। अगला प्रश्न है आईएसआई मार्क चिन्ह की वस्तुओं पर इम्पोर्टेंस के बारे में बताएं। एक बार यूपीएससी में पूछा था आईएएस और एग मार्क के बीच में क्या डिफरेंस है, इससे रिलेटेड में क्वेश्चन बनाया गया था। ठीक है, तो जितनी भी चीज़ें होती हैं उनके ऊपर स्पेशली ध्यान रखना है कि किस चीज़ के ऊपर कौन सा, जैसे हॉल मार्क हो गया जो सोने के आभूषण होते हैं उनके ऊपर लगाया जाता है, तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, कितने उसके निशान होते हैं, 5 उसमें निशान होते हैं। ठीक है, उसकी प्योरिटी को जांचने के लिए कि ये सही है कि नहीं है। तो क्वेश्चन है कि आईएसआई मार्क चिन्ह की वस्तुओं पर इंपॉर्टेंस के बारे में बताएं। इसका उत्तर है 1950 से भारत में औद्योगिक उत्पादन के लिए एक मानक अनुपालन चिन्ह है। यह चिन्ह प्रमाणित करता है कि एक उत्पाद भारत के राष्ट्रीय मानक निकाय भारतीय मानक ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अंतर्गत कार्य करता है या नहीं। तो आईएसआई मार्क चिन्ह की वस्तुओं पर इंपॉर्टेंस के बारे में बताएं। इसका उत्तर है 1950 से भारत में औद्योगिक उत्पादन के लिए एक मानक अनुपालन चिन्ह है। यह चिन्ह प्रमाणित करता है कि एक उत्पाद भारत के राष्ट्रीय मानक निकाय भारतीय मानक ब्यूरो के अंतर्गत कार्य करता है या नहीं करता। ओके, अगला प्रश्न है एग मार्क चिन्ह किन वस्तुओं पर लगाया जाता है? इसका उत्तर है एग मार्क या कृषि मार्क एक ऐसा सर्टिफिकेट है जो हमें भारत में कृषि उत्पादों की गुणवत्ता के बारे में बताता है। एग मार्क को हम थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के रूप में भी देखते हैं। तो एग मार्क चिन्ह किन वस्तुओं पर लगाया जाता है? उत्तर है एग मार्क या कृषि मार्क जिसे कहते हैं। ठीक है, एक ऐसा सर्टिफिकेट है जो हमें भारत में कृषि उत्पादों की गुणवत्ता के बारे में बताता है। एग मार्क किसके बारे में बताता है? कृषि उत्पादों की गुणवत्ता के बारे में। एग मार्क को हम थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के रूप में भी देखते हैं। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कृषि मार्क को किस नाम से जाना जाता है, तो आप मतलब गलती कर लोगे कि कृषि मार्क को भी एग मार्क के नाम से जाना जाता है, आप 100% गलत करोगे। ठीक है, मैंने पहले भी कहा कि जो आंसर है उसका क्वेश्चन बनाना है और क्वेश्चन का आंसर भी बनाना है, मतलब उलट पुलट करना है, क्योंकि यही आज के टर्न में पूछा जा रहा है।
अगला प्रश्न है हॉलमार्क के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य बताएं। इसका उत्तर है हॉलमार्क किसी चीज़ या किसी व्यक्ति की विशिष्ट विशेषता होती है। इसका मतलब मिट्टी के बर्तनों के टुकड़ों के तल पर एक शाब्दिक प्रतीक और रॉकस्टार की हस्ताक्षर हेयर स्टाइल हो सकता है। तो हॉलमार्क के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य बताएं। हॉलमार्क किसी चीज़ या किसी व्यक्ति की विशिष्ट विशेषता होती है। इसका मतलब मिट्टी के बर्तनों के टुकड़ों के तल पर एक शाब्दिक प्रतीक और रॉकस्टार की हस्ताक्षर हेयर स्टाइल हो सकता है। अगला प्रश्न है उपभोक्ता आंदोलन को आगे बढ़ाने के संबंध में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब बनाया गया था। इसका उत्तर है 24 दिसंबर 1986 को। तो क्या प्रश्न है उपभोक्ता आंदोलन को आगे बढ़ाने के संबंध में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब बनाया गया था। इसका उत्तर है 24 दिसंबर 1986 को। अगला प्रश्न है एक उत्पाद के घटकों का विवरण हमें किससे प्राप्त होता है। इसका उत्तर है उपभोक्ता मामले के संबंध में। तो क्या प्रश्न है एक उत्पाद के घटकों का विवरण हमें किससे प्राप्त होता है। इसका उत्तर है उपभोक्ता मामलों के संबंध में। अगला प्रश्न है एगमार्क किससे संबंधित है। इसका उत्तर है अनाजों व खाद्य तेलों का प्रमाण है। तो एगमार्क किससे संबंधित है। अनाजों व खाद्य तेलों का प्रमाण है। तो एगमार्क किसका प्रमाण है। अनाज व खाद्य तेलों का प्रमाण है एगमार्क। अगला प्रश्न है स्कूटर के खराब इंजन के कारण दुर्घटना से सुरक्षा हमारा कौन सा अधिकार है। इसका उत्तर ये सुरक्षा का अधिकार है। क्या क्वेश्चन है स्कूटर के खराब इंजन के कारण दुर्घटना से हमारा सुरक्षा हमारा कौन सा अधिकार है। तो ये है सुरक्षा का अधिकार। अगला प्रश्न है जिला उपभोक्ता अदालत विकसित करने वाली एजेंसी कौन से अधिकारों के अंतर्गत आता है। तो इसका उत्तर है सूचना का अधिकार। क्या क्वेश्चन है जिला उपभोक्ता अदालत विकसित करने वाली एजेंसी कौन से अधिकार के अंतर्गत आता है। तो इसका उत्तर है सूचना का अधिकार। अगला प्रश्न है उपभोक्ता इंटरनेशनल किससे संबंधित है। इसका उत्तर है उपभोक्ता कल्याण संगठनों की अंतर्राष्ट्रीय संस्था। तो क्या प्रश्न है उपभोक्ता इंटरनेशनल किससे संबंधित है। इसका उत्तर है उपभोक्ता कल्याण संगठनों की अंतर्राष्ट्रीय संस्था से संबंधित है। अगला प्रश्न है भारतीय मानक ब्यूरो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जिसे हम कहते हैं कौन से कार्य करती है। इसका उत्तर है वस्तु और सेवाओं के लिए मानक तैयार करती है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि वस्तु और सेवाओं के लिए मानक तैयार कौन करती है। ठीक है आप कंफ्यूज हो जाए कि आरबीआई करता है कि कोई और बैंक करता है। ठीक है आपका फर्स्ट फोकस बैंक के ऊपर ही जाएगा, लेकिन वस्तु और सेवाओं के लिए मानक तय कौन करता है। भारतीय मानक ब्यूरो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जिसे BIS हम कहते हैं। तो बुक नंबर 2 है ये 10th क्लास की बुक नंबर 2 लोकतांत्रिक राजनीति और राजनीतिक विज्ञान। क्या है लोकतांत्रिक राजनीति राजनीतिक विज्ञान लेसन नंबर 1 है सत्ता की साझेदारी बेल्जियम व श्रीलंका। अगला प्रश्न है बेल्जियम के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य तथा बेल्जियम ओके तथ्य। इसका उत्तर है बेल्जियम यूरोपीय देश है। उनके क्षेत्रफल हमारे भारत के हरियाणा से भी छोटे हैं। तो बेल्जियम के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य बताइए। इसका उत्तर है बेल्जियम यूरोपीय देश है। उनके क्षेत्रफल हमारे हरियाणा के क्षेत्र से भी छोटा है। ठीक है अब हम सोचते हैं कि बेल्जियम पता नहीं कितना बड़ा देश है। ठीक है जो भारत का जो हरियाणा है हरियाणा स्टेट है जो उससे भी उसका एरिया कम है। अगला प्रश्न किन देशों के साथ बेल्जियम की सीमाएं लगती है। तो इसका उत्तर है फ्रांस जर्मनी नीदरलैंड लग्जमबर्ग। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि कौन से देश के साथ कौन सी सीमाएं लगती है। जो भी हॉट टॉपिक होता है करंट में उससे क्वेश्चनिंग की जाती है। ठीक है कई बार रैंडम चीज़ों से भी उठाया जाता है जैसे बेल्जियम ब्राज़ील जैसे हो गया। जैसे गन्ना के लिए जाना जाता है उस तरीके से बेल्जियम आई थिंक रबड़ के लिए जाना जाता है। तो क्या पता इसी को स्टेटमेंट के रूप में दिया जाए। ओके सो किन देशों के साथ बेल्जियम की सीमाएं लगती है। इसका उत्तर है फ्रांस जर्मनी नीदरलैंड लग्जमबर्ग। फ्रांस जर्मनी नीदरलैंड और लग्जमबर्ग। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि फ्रांस जर्मनी नीदरलैंड और लग्जमबर्ग के साथ किस देश की सीमा लगती है। तो इसका उत्तर है बेल्जियम। अगला प्रश्न बेल्जियम के लोगों की विशेषता क्या है।
इसका उत्तर है बेल्जियम के 59% लोग फ्लेमिश में रहते हैं, वो डच बोलते हैं। 40% लोग विलोनिया में रहते हैं, फ्रेंच बोलते हैं। और 6% जर्मन बोलते हैं। तो बेल्जियम के लोगों की विशेषताएं क्या है? इसका उत्तर है बेल्जियम के 59% लोग फ्लेमिश में रहते हैं, वो डच बोलते हैं। 40% लोग वेलोनिया में रहते हैं, फ्रेंच बोलते हैं। 6% जर्मन बोलते हैं। और अब उसने बेल्जियम की राजधानी क्या है? इसका उत्तर है ब्रुसेल्स। तो बेल्जियम की राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स। और ब्रुसेल्स किसकी राजधानी है? ये भी क्वेश्चन पूछा सकते हैं। तो ब्राज़ील की। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं रैंडम, जैसे देश लिया जाता है, ओके, तो उससे पूछा जाता है, उसकी राजधानी पूछा जाता है। कई बार हमें नहीं याद रहती, हमने कई बार किया होता है बट हमें नहीं याद रहती। तो बेल्जियम की राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स। अब हम याद रखते हैं कि ब्राज़ील की राजधानी तो नहीं है ब्रुसेल्स, कहीं हमारे माइंड में ये इमेजिनेशन पुटअप होती है, ठीक है। तो बेल्जियम की राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स है। वहाँ के 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% जो है डच बोलते हैं। तो बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। वहाँ के 80% लोग फ्रांसीसी भाषा बोलते हैं और 20% बेल्जियम के लोग डच बोलते हैं। और उसने श्रीलंका की महत्वपूर्ण विशेषताएं बताइए। इसका उत्तर श्रीलंका की आबादी 2 करोड़ मतलब हरियाणा के बराबर है। जातीय समूह सेहिली 74% आबादी रहती है। तमिल 18%। तमिल के 2 समूह श्रीलंकाई तमिल व हिंदुस्तानी तमिल भारत से वहाँ गए रहते हैं। तो श्रीलंका की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? श्रीलंका की आबादी कितनी है? 2 करोड़ है। हमारे देश के हरियाणा के बराबर है। जातीय समूह जैसे सेहिली 74% वहाँ पे आबादी रहती है। और तमिलों की जो है 18% तमिल वहाँ पे रहते हैं। और तमिलों के 2 समूह जैसे श्रीलंकाई तमिल व हिंदुस्तानी तमिल भारत से वहाँ गए और वहाँ पे बस गए। अलग श्रीलंका में रहने वाले सेहिली समुदाय किस धर्म को मानते हैं? इसके उत्तर है बौद्ध धर्म को मानते हैं। तो क्या क्वेश्चन है? श्रीलंका में रहने वाले सेहिली समुदाय किस धर्म को मानते हैं? बौद्ध धर्म को मानते हैं। तो श्रीलंका में रहने वाले सेहिली समुदाय किस धर्म को मानते हैं? बौद्ध धर्म को वह मानते हैं। अगला प्रश्न है श्रीलंका में रहने वाले तमिल श्रीलंकाई लोग किस धर्म को मानते हैं? इसका उत्तर है वो हिंदू व मुसलमान लोग हैं, या मतलब हिंदुत्व का बनाते हैं या मुस्लिम धर्म से वो संबंधित है। तो श्रीलंका में रहने वाले तमिल श्रीलंकाई लोग किस धर्म को मानते हैं? हिंदू व मुसलमान। तो अगला प्रश्न है श्रीलंका में ईसाइयों का हिस्सा कितना है? तो इसका उत्तर है 7% है। यह सिहली व तमिल दोनों भाषा बोलते हैं। तो श्रीलंका में ईसाइयों का हिस्सा कितना है? 7% श्रीलंका में ईसाई रहते हैं। यह सिहली व तमिल दोनों भाषा बोलते हैं। कौन कौन सी बोलते हैं? सिहली और तमिल दोनों बोलते हैं श्रीलंका में जो रहने वाले ईसाई हैं। अगला प्रश्न है श्रीलंका में बहुसंख्या के बाद क्या वर्चस्व रहा? इसका उत्तर है 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना। सिहली नेताओं ने बहुसंख्या के आधार पर प्रभुत्व जमाना चाहा। 1956 में कानून से तमिल को दरकिनार व सिहली को एकमात्र राजभाषा घोषित किया गया। नई संविधान में सरकार ने बौद्ध मत को संरक्षण दिया। तो श्रीलंका में बहुसंख्या के बाद क्या वर्चस्व रहा? 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना। सिहली नेताओं ने बहुसंख्या के आधार पर प्रभुत्व जमाना चाहा। 1956 में कानून से तमिल को दरकिनार व सिहली को एकमात्र राजभाषा घोषित किया गया। नई संविधान ने सरकार ने बौद्ध मत को संरक्षण की बात की। अगला प्रश्न है बहुसंख्यावाद किसकी अवहेलना को रोकता है? इसका उत्तर है बहुसंख्यकवाद। यह अल्पसंख्यकों की जरूरत व इच्छाओं की अवहेलना कर सकता है। बहुसंख्यक का मतलब क्या हुआ? बहुसंख्यक का मतलब हुआ जिनकी संख्या ज़्यादा है। और अल्पसंख्यक का मतलब क्या होता है? जिनकी जनसंख्या कम है। तो बहुसंख्या वाले लोग जो है अल्पसंख्या वाले लोगों की जरूरत इच्छाओं की अवहेलना कर सकते हैं। अगला प्रश्न है बेल्जियम ने किसके साथ मिलकर यूरोपीय संघ बनाने का फैसला किया? ओके, तो इससे पहले आप मुझे बताइए, मैंने पीछे क्वेश्चन बताया कि बेल्जियम की राजधानी क्या है, कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। बेल्जियम ने किसके साथ मिलकर यूरोपीय संघ बनाने का फैसला किया? इसका उत्तर है बेल्जियम ने अनेक यूरोपीय देशों के साथ मिलकर यूरोपीय संघ बनाने का फैसला किया। तो ब्रुसेल्स को इसका मुख्यालय बनाया गया।
तो बेल्जियम ने किसके साथ मिलकर यूरोपीय संघ बनाने का फैसला किया? बेल्जियम ने अनेक यूरोपीय देशों के साथ मिलकर यूरोपीय संघ बनाने का फैसला किया। तो ब्रुसेल्स को इसका मुख्यालय बनाया गया। अगला प्रश्न है, बेल्जियम और श्रीलंका में समुदायों का प्रतिनिधित्व किस प्रकार है? इसका उत्तर है, बेल्जियम और श्रीलंका दोनों में लोकतांत्रिक सरकार है, परंतु बेल्जियम में सभी समुदायों को समान प्रतिनिधित्व है, पर श्रीलंका में नहीं है। तो क्या क्वेश्चन है, बेल्जियम व श्रीलंका में समुदायों का प्रतिनिधित्व किस प्रकार है? इसका उत्तर है, बेल्जियम और श्रीलंका दोनों में लोकतांत्रिक सरकार है, परंतु बेल्जियम में सभी समुदायों को समान प्रतिनिधित्व है, पर श्रीलंका में नहीं। अगला प्रश्न, सत्ता की साझेदारी क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका उत्तर है, सत्ता के बंटवारे के पक्ष में दो तरह के तर्क दिए जा सकते हैं। तो पहला है, सत्ता का बंटवारा ठीक है क्योंकि इससे जो विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। सत्ता की साझेदारी व दरअसल लोकतंत्र की आत्मा है। तो सत्ता की साझेदारी ओके क्यों महत्वपूर्ण है? इसका उत्तर, सत्ता के बंटवारे के पक्ष में दो तरह के तर्क दिए जा सकते हैं। पहला, सत्ता का बंटवारा ठीक है क्योंकि इससे विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। सत्ता की साझेदारी व दरअसल लोकतंत्र की आत्मा है। अगला प्रश्न है, युक्तिपरक शब्द का इस्तेमाल किस लिए हम करते हैं? तो इसके उत्तर है, युक्तिपरक हानि लाभ का सावधानी पूर्वक हिसाब लगाकर लिया गया फैसला होता है। यह अक्सर नैतिकता का उलट होता है। तो युक्तिपरक शब्द का इस्तेमाल किस लिए हम करते हैं? इसका उत्तर है, युक्तिपरक हानि लाभ का सावधानी पूर्वक हिसाब लगाकर लिया गया फैसला होता है। यह अक्सर नैतिकता का उलट होता है। अगला प्रश्न है, आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी के कौन कौन से रूप हो सकते हैं? तो इसका उत्तर है, शासन के विभिन्न अंग जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में भी सत्ता का बंटवारा रहता है। इसे हम सत्ता का वितरण कहेंगे। इसलिए सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। यह बताता है कि सत्ता का कोई भी एक अंग सत्ता का आज सीमित उपयोग नहीं कर सकता। कार्यपालिका सत्ता का उपयोग करती है, पर संसद के अधीन न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है। न्यायपालिका कार्यपालिका विधायिका द्वारा कार्य पर अंकुश रखती है। तो आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी के कौन कौन से रूप हो सकते हैं? इसका उत्तर है, शासन के विभिन्न अंग जैसे विधायिका, लेजिस्लेटिव काउंसिल से कहते हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका में भी सत्ता का बंटवारा रहता है। इसे हम सत्ता का वितरण कहेंगे। इसलिए सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। यह बताता है कि सत्ता का कोई भी एक अंग सत्ता का आज सीमित उपयोग नहीं कर सकता। कार्यपालिका सत्ता का उपयोग करती है, पर संसद के अधीन न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है। न्यायपालिका कार्यपालिका विधायिका द्वारा कार्य पर अंकुश रखती है। अगला प्रश्न, किस व्यवस्था को नियंत्रण व संतुलन की व्यवस्था कहते हैं? तो इसका उत्तर है, न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है। न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है, पर न्यायपालिका कार्यपालिका विधायिका द्वारा कानून पर अंकुश रखती है। इस व्यवस्था को नियंत्रण व संतुलन की व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस व्यवस्था को नियंत्रण व संतुलन की व्यवस्था कहते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है। इसके उत्तर है, न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है। जुडिशरी की नियुक्ति कौन करती है? कार्यपालिका करती है। लेकिन न्यायपालिका कार्यपालिका विधायिका द्वारा कानून पर अंकुश रखती है। मतलब विधायिका और कार्यपालिका द्वारा जो भी कानून बनाए जाते हैं उनके ऊपर चेक्स एंड बैलेंस रखती है न्यायपालिका, जुडिशरी। इस व्यवस्था को नियंत्रण व संतुलन की व्यवस्था कहते हैं। ओके, अगला प्रश्न, केंद्र व राज्यों की भी सत्ता का बंटवारा किसमें शामिल है? तो इसका उत्तर है, संविधान में उल्लेख है। केंद्र व राज्य सरकारों की विशेषता का बंटवारा कैसे होगा? बेल्जियम में यह काम हुआ है, पर श्रीलंका में नहीं। तो अगला प्रश्न, केंद्र व राज्यों के बीच सत्ता का बंटवारा किसमें शामिल है? इसका उत्तर संविधान में उल्लेख है। केंद्र व राज्य सरकारों की विशेषता का बंटवारा कैसे होगा? बेल्जियम में यह काम हुआ है, पर श्रीलंका में नहीं। अगला प्रश्न है, सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा कौन सी सरकार में शामिल होता है? इसका उत्तर है, संघीय सरकार। तो क्या क्वेश्चन है, सरकार के विभिन्न अंगों के बीच
सत्ता का बंटवारा कौन सी सरकार में शामिल होता है? तो संघीय सरकार में सत्ता का बंटवारा होता है। अगला प्रश्न है, विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच अधिकारों का बंटवारा किस में शामिल होता है? इसका उत्तर है अधिकारों का वितरण में। तो क्या क्वेश्चन है, विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच अधिकारों का बंटवारा किस में शामिल होता है? इसका उत्तर है अधिकारों का वितरण में। अगला प्रश्न है, अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा किस सरकार में शामिल होता है? इसका उत्तर है संघीय सरकार में। तो अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा किस सरकार में शामिल होता है? संघीय सरकार में। अगला प्रश्न है, अधिकारों का वितरण किस प्रकार के स्तर की सरकार के बारे में हमें बताता है? तो इसका उत्तर है अधिकारों का वितरण विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच अधिकारों का बंटवारा होने के बारे में हमें बताता है। तो क्या क्वेश्चन है, अधिकारों का वितरण किस प्रकार के स्तर की सरकार के बारे में हमें बताता है? तो इसका उत्तर है अधिकारों का वितरण विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच अधिकारों का बंटवारा होने के बारे में हमें बताता है। तो लेसन नंबर 2 है संघवाद, फेडरलिज्म जिसे हम कहते हैं। अगला प्रश्न है, संघवाद क्या है? इसका उत्तर है जहां पर संघ के पास विशेष शक्ति होती है। ओके, बेल्जियम ने संघात्मक व्यवस्था अपनाई, श्रीलंका में एकात्मक व्यवस्था है। संघवाद क्या है? जहाँ पर संघ के पास विशेष शक्तियाँ होती है, स्पेशल पावर्स जिसे हम कहते हैं, वो होती है। बेल्जियम ने संघात्मक व्यवस्था अपनाई और श्रीलंका में एकात्मक व्यवस्था है। तो आप बताओ कि भारत में कौन सी व्यवस्था है? अगला संघीय शासन में सत्ता किन के बीच में बांटी जाती है? इसका उत्तर संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकरण और उसके विभिन्न आनुषंगिक इकाइयों के बीच बांटी जाती है। तो संघीय शासन व्यवस्था में सत्ता किन के बीच बांटी जाती है? इसका उत्तर है संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकरण और उसकी विभिन्न आनुषंगिक इकाइयों के बीच में बांटी जाती है। अगला प्रश्न है, संघीय व्यवस्था में कितने स्तरों पर सरकार पाई जाती है? इसके उत्तर संघीय व्यवस्था में 2 स्तरों पर सरकार पाई जाती है। इसमें एक सरकार पूरे देश के लिए होती है जिसके जिम्मे राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं। फिर राज्य सरकार के स्तर की सरकार होती है। सत्ता के दोनों स्तर पर सरकार अपना अपना काम करती है। तो संघीय व्यवस्था में कितने स्तरों पर सरकार पाई जाती है? इसका उत्तर संघीय व्यवस्था में 2 स्तरों पर सरकार पाई जाती है। इसमें एक सरकार पूरे देश के लिए होती है जिसके जिम्मे राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं। फिर राज्य के स्तर की सरकार होती है। सत्ता के दोनों स्तर पर सरकार अपना अपना काम करती है। अगला प्रश्न है, एकात्मक शासन व्यवस्था किस तरह की होती है? इसका उत्तर है एकात्मक शासन व्यवस्था में शासन का एक ही स्तर होता है और बाकी इकाइयाँ उसके अधीन काम करती है। इसमें केंद्र सरकार प्रांतीय व स्थानीय सरकार को आदेश दे सकती है। तो एकात्मक शासन व्यवस्था किस तरह की होती है? इसका उत्तर एकात्मक शासन व्यवस्था में शासन का एक ही स्तर होता है और बाकी इकाइयाँ उसके अधीन काम करती हैं। इसमें केंद्र सरकार प्रांतीय व स्थानीय सरकार को आदेश दे सकती है। अगला प्रश्न है, संघीय व्यवस्था की विशेषताएं। तो इसका उत्तर सरकार 2 या अधिक स्तर वाली होती है। अलग अलग स्तर की सरकार जैसे केंद्र राज्य एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है, पर कानून बनाने व प्रशासन का उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। तो संघीय व्यवस्था की विशेषताएं क्या है? सरकार 2 या अधिक स्तर वाली होती है। अलग अलग स्तर की सरकार जैसे केंद्र राज्य एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है। केंद्र व राज्य मतलब एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है, पर कानून बनाने व प्रशासन का उनका अपना अधिकार क्षेत्र होता है। अगर उसने संघीय व्यवस्था की